खास महिला दिनानिमित्त 1 ते 8 मार्च मिळून साऱ्या जणीचा स्त्री विचार जागर सप्ताह. यात ऐकूया नारी समता मंचची संस्थापक सदस्य आणि नर्मदा बचाव आंदोलनाची ज्येष्ठ कार्यकर्ती साधना ददीश हिच्या आठवणी आणि तिच्याबरोबरच्या गप्पा. महिला दिन जिंदाबाद. कि नीलम, विद्यातई, मैं, अंजू, हमारा रात रात हमारे घर में या उसके घर में बहुत व्यक्तिगत से लेकर राजकीय तक बहुत बातें होती थी. तो उससे भी एक व्यापकता अपनी सोच में आती है, अनुभव में आती है, घर में वो बात चली जाती है. फिर मेरे भी घर का वातावरण मेरे माँ बाप के घर की तरह होने लगा धीरे धीरे, कि वो सब दोस्त, पहले हमारे घर में दोस्त आते थे पर कार्यकर्ता और वो अनुभव एक अलग होता है ना. तो वो भी मेरा घर भी उसी का तरीके का एक प्रकार से होने लगा. नेचुरली माय चिल्ड्रन पार्टली एंजॉयड इट, पार्टली रिजेंटेड इट. जो कुछ है वो उनको मालूम है, पर उनको भी पता चला बड़े होने के बाद कि इसमें फायदा है अपना. तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रैवल इन सम सेंस. फिर मुझे जब ये नर्मदा की बात आई तब मुझे एक डॉक्यूमेंट था. अब मैंने मेरा को चिट्ठी लिखी कि मैं यहाँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं मैं मंच का काम छोड़ के जाऊंगी, ऐसा भी नहीं सोचा था, जबकि उसका आकर्षण था. तो मैंने कहा तुमको मैं पूना में बैठ के ना कोई ट्रांसलेशन करने, किसी को मिलना है, वो काम मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने भी इसका काम करती हूँ. तो उसकी मुझे चिट्ठी आई और उसने मुझे ट्रांसलेशन के लिए एक भेजा था, बीडी शर्मा का लिखा. अब वो कहती हो मेरा लिखा हुआ है, पर मुझे वो आया था, वो बीडी शर्मा के अक्षरों में आया था. उन्होंने एक सहयोगी एक डॉक्यूमेंट, तुमने पढ़ा है वो, ऐसा कुछ रचना ऑर्गेनाइजेशन की लिखी थी कि जो प्रत्यक्ष स्ट्रगल में होते हैं, फिर उनके साथ एक सपोर्ट ग्रुप का एक समभावी, वो अजब अजब शब्द, सहयोगी, समभावी, मतलब उन्होंने एक सपोर्ट ग्रुप का एक व्यापक कैसे एक स्ट्रगल और उसके राउंड सर्कल बना के एक वो भेजा था. क्वाइट इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट इट वाज. और मुझे लगा कि ये रचना अच्छी है, किसी आंदोलन के लिए ये होना बहुत जरूरी है. तो मैंने उसकी ट्रांसलेशन का काम मराठी में करने का लिया था, और उसको लेकर फिर मेरा और मेधा का कई बार वो संबंध आने लगा. फिर शरद कुलकर्णी, हाँ शायद परिसर ने बुलाया था, तो अनिल अवचट भी उन दिनों में मेधा से पता नहीं संपर्क था उसका या कैसे, पर ही वॉज टॉकिंग क्वाइट इन हर लाइन. तो परिसर ने व्याख्यान अरेंज किया था, तो नाना साहब को बुलाया था. तो हमारे लिए क्या था, नाना साहब एकदम आदरणीय व्यक्ति ना, मतलब बचपन से उनको ऐसे देखा हुआ है. तो मेधा, शरद कुलकर्णी और विजय परांजपे थे. नाना साहब को बोले कि ये तो विकास विरोधी काम हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता. हमारे जो बाबा आढ़ाव करते हैं कि आधी पुनर्वसन मग धरण, यही भूमिका हमको अच्छी लगती है वगैरह वगैरह. तो शरद कुलकर्णी खड़े हुए. बाबा नाना साहब ने पूछा क्या, तो फिर आप चाहते ही नहीं धरण हो या डैम हो? तो अनिल वगैरह जरा गोल गोल घूम घूम के ऐसा सवाल का जवाब दे रहे थे. फिर शरद कुलकर्णी उठे, बोले बिलकुल धरणं झालीच नाही पाहिजेत, संपूर्ण विरोध केला पाहिजे धरणानं. तो वो एकदम मुझे लगा कि ये आदमी कितना करेजियस मतलब लगा ना. पर ही वॉज ओनली वन ना दैट टाइम. आई स्टिल रिमेंबर व्हेरी क्लिअरली ही स्टेटेड, मोठ्या धरणांना आपण विरोधच केला पाहिजे. ही रियली सेड इट. बाकी सब जरा गुलमुल हो रहे थे. मेरा खुद भी इतना जोर से नहीं कह रही थी जितना वो शरद कुलकर्णी ने कहा. तब लेकर फिर वो चर्चा, नाना साहब के साथ मिलना, सारा सोशलिस्ट विंग तो यहाँ का बाबा के साथ में था. पर बड़वानी में एक धरना हुआ था, पर बाबा तब आए थे उस धरने में, आढ़ाव, और तभी उन्होंने वही अपनी भूमिका ही रखी थी, पर वो सपोर्ट करने के लिए आए थे. क्योंकि बाबा का क्या था, ये तात्या पाटिल, विजयाते चौक, ये धुलिया ग्रुप सेवा दल का उनका बहुत वो था. और मतलब बाबा की अपनी भी एक स्ट्रगल बहुत रही है, तो वो उधर तक आए थे. पर धरण को पूरा विरोध, ये भूमिका उनकी बाद में वो अलग हो गए, पर
उन दिनों में आए थे, मुझे याद है। फिर मेरा जो पूना में कैसे हो गया कि वो एक काम जैसा हो गया कि इनसे मिलो उनसे मिलो, बात करो, खास करके बाबा। अभी भी सुनीति को लगता है कि बाबाड़ों से मैं ही बात कर सकती हूँ, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। पर इसलिए ऐसे काम करते करते फिर मैं जब विषमता निर्मूलन समय इसमें शिविर में आ गई थी, विनिशी विनिशी हम उसको तब बोलते थे, फिर वो संबंध आया, फिर डैम और इसकी बातें सुनी। और तब परिसर का जो ग्रुप था वो एनवायरनमेंट के सोच में बहुत आगे बढ़ चुका था। मतलब फुकुवाका का किताब उन्होंने निकाली थी, फिर गांधीयन थॉट तो वसंतराव जी का वो है ही, तो उन्होंने भी उसको लेकर काफ़ी सोच विचार किया था। तो उनके भी संपर्क में मैं आई थी। मतलब मैं ये हमेशा कहती हूँ कि मैंने एनवायरनमेंट और इसके बारे में सोचा, वो थोड़ा परित्यक्ता, औरतें, जंगल, आदिवासी, इनका मुझे एक ये लगा कि सारे एक प्रकार से अपाहिज मतलब लोग हैं, उनका इंडिपेंडेंट ऑफ दैट उनका क्या, उनकी सोच वो थी, उस ग्रुप में बढ़िया सोच होने लगी थी। वैसे मेरा प्रवास हुआ। मतलब मुझे याद है डॉन डॉक्यूमेंट आया था, फिर मारिया मेस की भी वो किताब आई थी। हमारा एक दोस्त था जिसने हमको मार्क्सिज्म पढ़ाया था, तो एक दिन मैंने उसको कहा कि यार शशांक, ये विकास ही स्त्री विरोधी है। तो मैंने फिर उसको वो डॉन डॉक्यूमेंट का, मारिया मेस का वो पढ़ के वो सारा बताया। तो इससे नहीं, आई थिंक तुम लोग समग्र विचार नहीं कर रहे हो। तो उसको वो थोड़ा उस समय एक्सट्रीम मेरा स्टेटमेंट लगा। पर बाद में मुझे वो स्टेटमेंट याद आया कि जब हम नर्मदा में भी बात करते थे कि ये विकास हमारा नहीं है, तो लोग हमको एक्सट्रीमिस्ट ही बोलते थे। पर मेरे लिए इसलिए नर्मदा का मुद्दा थियोरी में, मतलब ये बोलो ना तो ये इतने 250 गांव और दो नंबर्स वर एनीवे बाय देमसेल्व्स आल्सो कोई ऑब्वियस बात थी। कॉस्ट बेनिफिट का वो भी ऑब्वियस था। पर मेरे लिए वो एक अनुभव की भी बात थी, जीवन का अनुभव था मुझे कि नहीं ये कुछ गलत हो रहा है। मतलब आई कुड नॉट प्लेस इट देन, पर आई न्यू कि दिस इज समथिंग हैपनिंग सिमिलरली इन वुमेन्स ग्रुप ऑल्सो, कि ये जो विकास है ना, ये हम किसी को कोई कहाँ लेके जाने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरी सोच वैसे बनती रही। इसलिए मुझे वहाँ आने में वहाँ कुछ अटपटा नहीं लगा, कुछ गड़बड़ भी नहीं लगी, कुछ अशांति नहीं लगी कि मैं मेरे पूरे ग्रुप को छोड़कर यहाँ आने की बात सोच रही हूँ। उसमें मुझे कोई विरोध नहीं लगा। मैं हमेशा कहती रही कि नहीं, हम हमारी व्यापक हम अब तक बोलते थे ना, वो इस तरह के आंदोलन से जुड़े रहने से ही हम व्यापक हो जाएंगे। खैर मंच में सब कोई संभव भी नहीं था इस तरह का नर्मदा की घाटी में आना जाना जो मेरे लिए रहा। पर सबने सहानुभूति के हिसाब से सब मेरे पास थे। और मतलब लोग यही बोलते थे मंच में कि मैं नारी समता मंच को वहां रिप्रेजेंट करती हूँ। बाद में उल्टा हो गया था कि मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन को दूसरी जगह रिप्रेजेंट करने लगी। पर बेसिकली वो सब साथ में, मन से काफी साथ में रहे थे। तो मैं पहले संवाद यात्रा में गई, मेरे ख्याल से वो 87 की सर्दियाँ थी। तो हम सब कुन मेधा ने उसकी वो स्टाइल पदयात्रा से सब आदिवासी क्षेत्र में घुमाया था। और उसके पहले मेरी श्रीपाद से पहचान हो गई थी, मतलब ये विनय, संजू, गिरीश वगैरह से। और वो एक वसंतराव से मेरे ख्याल से श्रीपाद की ज़्यादा बातचीत होने लगी थी। तो तब मुझे कुछ इस ग्रुप का, क्योंकि ये ग्रुप उस लिहाज से मेरे लिए नया था। संजीवनी हमेशा हमारे साथ थी, क्योंकि वो एमनियोसेंटेसिस का जो हुआ था ना, उसमें हमने एक बहुत सुंदर नाटक बिठाया था। द समर माधुरी का एक कंसेप्चुअलाइजेशन था, पर हमने काफ़ी 6 महीने स्कूल में बैठ कर चर्चा कर के वो एक इवॉल्व किया हुआ प्ले था। तब संजय भी विनिशी के बाद मिलता रहा चर्चाओं में वगैरह, तो उसने कहा कि मैं भी जा रहा हूँ। और ये अपनी जो अभी अमित के साथ जयश्री, वो हम तीनों पूना में से गए थे। तो वो यात्रा तो एक अपने आप में एक ये था, जीवन को बदल देने वाला एक अनुभव था। मेधा का व्यक्तित्व का एक ये था बहुत बड़ा।
मेधा के पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स की बहुत ही जान पहचान थी। ट्रेड यूनियनिस्ट सभी रहे, सोशलिस्ट ग्रुप के रहे। और फिर मैंने घर आके कहा कि भाई ये तो एक ज़बरदस्त चीज़ है, ये वो बातें करती रहे नरेश। फिर दोस्तों के साथ भी काफ़ी बातचीत होती रही। और फिर मैंने वो मेधा को चिट्ठी भी लिखी थी कि मैं यहाँ बैठकर क्या काम कर सकती हूँ। तो मैंने शुरू किया। तब ये जो हमारा सेवादलीय समता संगठन का जो ग्रुप था, सुनीति, मेरा भाई वगैरह, उनको ये अभी तक पूरी तरह से अपील नहीं हुआ था। नेचुरली वो सभी हम बाबा आढ़ाव की इसमें बड़े हुए थे ना, छाया में। तो फिर उनको भी फिर साथ ले आना कि ऐसा चल रहा है, ये है वो है। फिर सपोर्ट ग्रुप की वगैरह बातें होने लगी। पर उस समय फिर मुझे लगने लगा कि ऐसे मेधा के साथ काम करना है तो नौकरी नाम की चीज़ का कुछ करना पड़ेगा। तब हमारा क्वार्टर था, मतलब यूनिवर्सिटी के क्वार्टर में ही हम हमेशा रहे। तो मुझे एक वो सिक्योरिटी का एक रहता है ना, तो मैंने कहा यार नरेश, अब जल्दी जल्दी में एक फ्लैट ले लेंगे और बिफोर आई टेक रिटायरमेंट हम लोगों ने एक फ्लैट लिया। और मैंने कहा मैं मुक्त हो गई, क्योंकि घर पर छप्पर बनाया है, अब कभी भी कुछ भी हो जाए हम अपने घर में रह सकते। देन आई सेड कि अब मेरे 20 साल भी हुए, पेंशन भी मिलेगी। दैट वाज इन 1990। चिल्ड्रन वर ऑल्सो, ठक्कू वाज बॉर्न इन 72, गुंडू भी 15। मतलब दैट्स क्वाइट कंफर्टेबल लाइफ है हम लोगों की, कोई और ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हो गया। और बाबा तो कर ही रहा है ना नौकरी, और मतलब वो भी एक सुख का एक वो होता है ना। तो देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। पेंशन मैंने ले लिया रिटायरमेंट 1990। फिर मैं बड़वानी में मैं आकर रही थी। तो पहली में एक बार कन्फ्रंटेशन पुलिस का बड़वानी में हुआ था। अपनी कमरू जी ना, वो उसने पुलिस को रोका था, पथराव हो गया था, उसको भी बेचारी को खूब लगा था। हम लोग वो छोटा बड़दा के पास एक पुलिस स्टेशन है, देखो, वहाँ सब हमको अरेस्ट करके रखा था। एक्चुअली उस अरेस्ट के बाद मुझे दिमाग में ज़्यादा ये हो गया कि अभी तो मतलब वहाँ लोग पेपर नहीं पढ़ते तब तक ठीक है, पर यहाँ से ले अरेस्ट हो गया तो डिफेंस वालों को तो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम्स हो जाएंगी कि हाउ कुड यू बी इन दिस सर्विस एंड ऑल दैट। So then that became very clear to me कि I must give up this job. And very strangely, you know, Naresh was absolutely free from financial चिंता जिसको बोलते हैं ना, उसका उल्टा कहना है कि यार मैं गांव में बड़ा हुआ, वहाँ तो लोग आराम से एक दूसरे से पैसे लेते, अपना काम चलाते, फिर दूसरे को देते भी आराम से है, लेते भी आराम से। ये तुम लोग बम्बई में एक मध्यम वर्गीय में है ना, जिसको लेना भी बुरा लगता है, देना भी बुरा लगता है। मैं ऐसे नहीं बड़ा हुआ, इसलिए चल जाएगा काम। सो दैट हेल्प मी इन सॉर्ट ऑफ नो, दूसरा आदमी भी अच्छा हो ना, पैसे की चिंता नहीं करने वाला हो, तो अपने को भी राहत हो जाती है। इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। एक मीटिंग मैंने जैसे कहा था कि रानडे इंस्टीट्यूट में मेधा की हुई थी, जब वो नाना साहब, शरद कुलकर्णी वगैरह आए थे और मेधा ने अपनी भूमिका रखी थी। विजय परांजपे ने तब भी अपना वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का पहला अनुभव कर्नाटक में उन्होंने किया था ना, मुझे नाम डैम का याद नहीं, कर्नाटक का था। तो उन्होंने वो किया था और जनरली एक उन्होंने बताया था कि लार्ज डैम्स का कॉस्ट बेनिफिट रेशो इतना अच्छा बैठता नहीं है। तो खैर उसके बाद वो एक यात्रा का आयोजन मेधा ने किया था कि विविध संगठन के लोगों को एक बार घाटी में क्या सवाल है, किस तरीके की रचना है, एक परिचित करवाने के लिए। और गुजरात में भी, मतलब हमारा पहला मुक्काम गुजरात में था। उस यात्रा में अबाउट 65-70 लोग थे और सारे अलग अलग संगठन से आए हुए थे। उसमें एक धनाजी गुरु जो सीपीएम के कार्यकर्ता थे, फिर मध्य प्रदेश का मुझे याद है सत्यु और राजू लोचन। श्रीहर्ष कान्हेरे से मैं पहली बार मिली। वो जो अरुण विनायक जो अभी उलगुलान वो झारखंड में काम करता है, वो थे। थोड़ी सी यात्रा होनी चाहिए, ये जरा थोड़ा सा आइडिया मेधा के साथ साथ अरुण विनायक का भी था और श्रीहर्ष कान्हेरे भी था उस समय। और मुलजी भाई के घर में हमने उस रात रुके थे, केवड़िया कॉलोनी। वो सरपंच थे ना,
उनके घर में हमारा पहला मुक्काम था। और उधर केवड़िया कॉलोनी में कैसे 6 गांव जा रहे, ये सब कहानी तब बताइए। और क्योंकि उनका सबसे पहला कॉलोनी बनी वगैरह, इन लोगों के साथ शुरुआत हुई। और तब हमारे लिए एक व्यक्तिगत जीवन में भी एक अलग भाषा में खेडूत लोगों का बात सुनो होता। फिर वहाँ से हम लोग मणिबेली गए थे, और पूरा वो एक प्रकार से ना एक हार्डशिप अबाउट द होल थिंग, कि बोट से जाओ, रुको, एक रात इधर पहाड़ चढ़ो। ये भी एक सारा एक मध्यम वर्गीय कार्यकर्ता जीवन में ये अनुभव नहीं था। एक पर्सनली पर एक ये होता है कि क्या ये औरत है, मतलब लाइक यू फील कि कहाँ से कहाँ आई है और क्या ये जगह है, हम सोच भी नहीं सकते ऐसी जगह आई है। खैर बाद में ये सब थोड़ा कम हो जाते हैं, पर बिकॉज यू कम फ्रॉम सर्टन स्टेबल सिचुएशन, तो ये एक बहुत बड़ा लहा। और उन जमाने में मतलब पहली बार हमने देखा कि मेधा का थकान नाम की चीज मालूम नहीं। मतलब मुझे लगता है कि ये सब अनुभव में ये भी बहुत जरूरी है कि एक व्यक्तित्व का भी किस तरह से आप पर प्रभाव होता है। मेधा में 2 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो एक थकान नहीं होना, और दूसरी बात है कि मेधा की भाषा। जो मैंने ट्रेड यूनियंस और ये सब देखा था ना मूवमेंट में, खास करके जबकि हमारे पेरेंट्स सोशलिस्ट बैकग्राउंड के थे, पर मन में हमको मार्क्सवादी कम्युनिस्टों का आकर्षण बहुत लगता था, क्योंकि उनमें एक जहाल क्रांतिकारत्व की एक छवि थी ना उनमें। उनकी भाषा बहुत ये रहती थी ना, गाली गलौज करके भांडवलदाराला ये करो, गालियां सुनाओ, ऐसे वो गेट मीटिंग में भी एक, और अगर तुम ये ना करो तो यू आर मध्यम वर्गीय, और मध्यम वर्गीय होना तो बिल्कुल गाली थी मतलब। तो मुझे लगा कि मेधा ये एक पहली व्यक्ति थी कि जिसको गाली का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता टू बी मोर इफेक्टिव। शायद मैं भी इससे आई हूँ, मुझे वो बहुत अपील लगा, क्योंकि मुझे लगा था कि गाली नहीं दे सकती, इसका मेरे मन में थोड़ा संकोच था कभी कभी, कि हम लोग इतने डी कास्ट वगैरह वगैरह नहीं हुए हैं। तो वो एक थे। फिर हम चिमलखेड़ी में भी गए थे उन दिनों में, और चिमलखेड़ी के यहाँ उसने दिखाया कि कैसे पहले आरोग्य सेवा नहीं थी, मतलब वो भी शुरुआत में आई थी, तो उसने भी एक टिपिकल आरोग्य सेवा, साक्षरता, ऐसी बातें सोची होगी ना। पर एक कारभारी कंसेप्ट की कारभारी होना चाहिए, फिर गांव के कारभारियों की मीटिंग होती है, ये उसने कहा। और फिर पूरा आदिवासी इलाका करते करते हम एक समय में ये अपने राहुल और अमित काम करते थे ना, झाबुआ में आ गए। तो झाबुआ तो और भी नाट्यमय था, मतलब महाराष्ट्र के आदिवासी फिर भी एक ये थे, पर मध्य प्रदेश के आदिवासी म्हणजे एकदम साहित्य में जो हम कल्पना करते हैं ना, वो गोल पहना हुआ बाल वगैरह, तो वो तो बहुत ही आकर्षक चीजें थी। तो हम उधर गए, तो उधर जाना भी एक बहुत गड़बड़, क्योंकि मेरा के साथ हमेशा होता है टाइम टेबल कभी वो रहता नहीं है, तो हम बहुत देर रात पहुंचे। और हमारे साथ तब संवाद यात्रा में थी विजया वेंकट, वो जो न्यूट्रिशनिस्ट है मुंबई की, और उसको बेचारी को रात में अंधा मतलब शी हैज दैट प्रॉब्लम, और वो चल रही है एंड शी इज कंपैरेटिवली, वो हम सब में उम्र की भी ज़्यादा थी, तो बहुत ही मतलब डरावना भी था उसके साथ चलना, क्योंकि कहीं बेचारी गिर गई किसी पहाड़ी में, इधर उधर पाँव करके रात हो गई थी। और मेधा को बाकी कोई क्लू नहीं था, वो जोर जोर से राहुल और अमित के नाम लेकर पुकारती थी, और उधर से कोई आवाज ही नहीं। तो मैंने कहा यार हमको मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि व्हाट शी इज टॉकिंग देयर दोस फेलोज आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। खैर बहुत देर रात पहुंचे, वो लोग भी बेचारी हमारी राह देख के थक गए थे। 12 बजने के बाद फिर वह खाना खाया और फिर चर्चा करने के लिए बैठे। मतलब एक जो शुरुआत ही मेरी ऐसी हुई कि मेधा के साथ रहना है तो चलना, रात दिन, खाना, कोई हिसाब रखने का नहीं। तो ये एक हुआ।